नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार प्रसार थम चुका है। अब डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी और बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है। बता दें कि कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया है और अब प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था, जो कि थम चुका है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की उपचुनाव, जहां पर अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर प्रचार प्रसार का दौर थम चुका है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव में थमा प्रचार का शोर और अब डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है और ये कमलेश शाह कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, यानी पहले यहां कांग्रेस की ओर से विधायक रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया है। लगातार चर्चा में है धीरेन्द्र शाह और कमलेश शाह के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव का रण दिलचस्प हो चला है और चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, क्योंकि आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। इसके बाद 10 जुलाई को वोटिंग होना है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। अमरवाड़ा से हमारे सहयोगी राकेश चांदवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, चुनाव प्रचार का दौर खत्म हुआ है। अब जो प्रत्याशी हैं सभी दलों के, वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, यानी घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है, मुकाबला है, वो किस ओर आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही दमखम के साथ जुटे हुए हैं। राकेश, मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ अमरवाड़ा विधानसभा में लगातार जो उपचुनाव है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा कांग्रेस अपने दमखम के साथ तैयार है। उसके बाद तीसरी तरफ देखा जाए तो गोंडवाना पार्टी भी पूरी तरह से मैदान में है और जो दोनों ही प्रत्याशी के प्रति जनता में जो आक्रोश देखने को मिला है अभी तक देखा जाए तो, एक तरफ देखा जाए तो जो कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए प्रत्याशी कमलेश शाह, उनके प्रति खासी नाराजगी जो मतदाताओं में देखने को मिली अभी तक। और जो गोंडवाना से प्रत्याशी है देवरावन वाला भी, उनके पक्ष में ज्यादातर मतदाताओं का रुझान है, क्योंकि जो आंचलकुंड दरबार से भी जो जुड़े हुए धीरेन्द्र शाह, उनको भी देखा जाए तो उन्होंने भी ऐसा कुछ रुझान जो मतदाता का उनकी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। साथ ही देखिए, जिस तरीके से कमलेश शाह की एक छवि है, क्योंकि वो कांग्रेस से विधायक रहे और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है या फिर बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे तो फायदा ही होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कमलेश शाह जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध जनता में काफी आक्रोश देखा गया है कि भाई 3 बार हमने अपना मतदान देकर के आपको 3 बार विधायक यहाँ से बनाया है, लेकिन आपने हमारे जो जनता का जो विश्वास है उन्होंने बेचा है। इसको लेकर अच्छी खासी नाराजगी उनको देखने को मिल रही है और जो उसका सीधा फायदा गोंडवाना को मिलता दिखाई दे रहा है। ऋषभ, निश्चित तौर पर राकेश, बड़े सरल तरीके से बड़ी स्पष्ट जानकारी आपने साझा की है। साथ ही देखिए, जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आपने जिक्र किया, 2003 में पार्टी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, एक बार विधायक उनका रह चुका है, तो इस बार कितना दमखम है और जो आपने जिक्र किया उसकी बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? जमीन पर समर्थन उनको ज्यादा मिल रहा है या फिर वहाँ के नेता ऐसे है जो प्रभावशाली है? क्या कुछ बड़ी वजह बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोंडवाना पार्टी के जो प्रत्याशी देवरावन भलावी, वो लगातार जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर आंदोलन करते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, जिसको लेकर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके समर्थन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 3 बार और राजा कमलेश शाह यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी ये साबित हुई है कि वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। कमलेश शाह की जो व्यक्तिगत छवि है उनको लेकर वो राजा मानने तो जाते हैं, लेकिन 3 बार कांग्रेस से विधायक होने के नाते वो क्षेत्र का विकास नहीं करा पाए। लेकिन उन्होंने खुद ने माना है कि मैं कांग्रेस से प्रत्याशी रहा हूँ, उसके बाद मैं क्षेत्र का विकास नहीं करा पाया। और दूसरी बार जब कांग्रेस पार्टी ने धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया, तो धीरेन्द्र शाह को उस पर्पज से विधायक बनाया गया, विधायक का टिकट दिया गया है कि धीरेन्द्र शाह विकास करेंगे। लेकिन लोगों का ये मानना है कि आंचलकुंड दरबार से लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन विकास अगर कोई कर सकता है तो वो देवरावन भलावी है, जो लोगों के हक के लिए, लोगों के आवाज के लिए वो विधानसभा में हमारे लिए लड़ सकता है। इसके कारण ये निकल कर आ रहा है कि देवरावन भलावी के पक्ष में ज्यादा यहाँ का त्रिकोणीय मुकाबला जो यहाँ अमरवाड़ा में देखने को मिल रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद से भाजपा सिर्फ 2 बार अमरवाड़ा में चुनाव जीती है। यहाँ लगातार कांग्रेस चुनाव जीतते आई है। उसके बाद अभी देखा जाए तो अभी का जो माहौल देखने को मिल रहा है वो गोंडवाना के पक्ष में।
हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जेजेपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर प्रमुख भूमिका में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से त्रिकोणीय फाइट देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, इंदौर से, जहां पूर्व सरपंच पति का जंगल में शव पड़ा मिला। बीजेपी नेता दिलीप बुंदेला का शव मिला है और थाने में दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, जिसके बाद अब शव बरामद किया गया है। सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, आज जहां बीजेपी नेता दिलीप बुंदेला का शव पाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और सिमरोल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पूर्व सरपंच पति का जंगल में शव बरामद किया गया है। बीजेपी नेता है दिलीप बुंदेला, जिनका शव बरामद किया गया है। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जो कि दिलीप नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। इसको अभी पुलिस टीम वहाँ पे मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। एफएसएल टीम भी वहाँ पे मौजूद है और हम इसमें केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो इंदौर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप बुंदेला का शव बरामद किया गया है। खबर है कि पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, क्या मामला है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी सब, जिस तरीके से बता दूं कि इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्र सिमरोल में पूर्व सरपंच पति भाजपा के नेता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया, जिसको लेकर जो बता दूं कि परिजनों का कहना है कि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी, पर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो उनका शव सिमरोल के जंगलों में मिला है। और उसके बाद जो शव मिला उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं हत्या का भी मामला हो सकता है, पर जिस तरीके से बात कर लें तो वो जंगल में गए थे और यह बात सामने आ रही है कि वो अपनी गाय जो थी वो गुम हो गई थी, उसको लेकर जंगल में गए थे। तो एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि कोई जंगली जानवर ने तो उन पर अटैक नहीं कर दिया, जिसके चलते उनकी जो हत्या हुई है वही इस तरह के संगीन अवस्था में हत्या होना, तो कहीं ना कहीं यह मामला काफी संगीन है। इसको लेकर जो थाना प्रभारी है उनका कहना है कि लगातार सर्चिंग की जा रही है, लगातार इस प्रयास किए जा रहे हैं कि हत्या क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या जंगली जानवर की वजह से हुई है या किसी पुरानी रंजिश के कारण ये हत्या हुई। तो तमाम जो पहलू है उसकी जांच पुलिस लगातार कर रही है। और बता दूं इस मामले में हिस्ट्री का जो बात करें एसपी ग्रामीण है, उनका कहना है कि मैं लगातार इस मामले को जांच में ले लिया गया है और जो बीजेपी के नेता है इस हत्या का जो मामला है उसको खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। इसको लेकर लगातार जो पुलिस के आला अधिकारियों लगातार इस मामले में लगे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन चर्चा क्या कुछ है, क्योंकि मामला पूरा राजनीतिक है, बीजेपी के नेता हैं जिनकी मौत हुई है, तो क्या वाकई में कोई रंजिश को लेकर संभावना है, आशंकाएं हैं, या फिर पुलिस मामले की जांच की बात कर रही? जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि चोरल के जंगल में चोरल नदी के किनारे दिलीप की लाश पड़ी है, जिसके घाव जो बता दूं उनके सर पे जो काफी निशान है, तो ऐसा सामान्य व्यक्ति की तरह किसी जानवर ने भी उन पे हमला किया है। पर जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जंगली जानवरों ने नहीं, कहीं ना कहीं कोई आपसी रंजिश के कारण इनकी हत्या हुई है। तो पुलिस जो तमाम जो पहलू है इन पर जांच करी है और तमाम जो पहलू है उनको जांच के बाद ही ये सामने आएगा किस तरीके से इनकी हत्या हुई है। तो अभी लगातार जांच हो रही है, तो पुलिस का भी कहना है कि जल्द जल्द यह खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जांच का भी इंतजार करना होगा और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, इंदौर से, जहां बस रिवर्स लेने के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई है। बस को रिवर्स लेने के दौरान बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में मामले की तस्वीर कैद हुई है और रामप्रसाद मौर्य नामक बुजुर्ग की मौत होना बताया जा रहा है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बुजुर्ग की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बस को आप देख सकते हैं, बस यहां पर सीधे तौर पर बुजुर्ग के ऊपर जा चढ़ी, जिसके चलते बुजुर्ग की मौत हो गई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इंदौर से पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां बस रिवर्स लेने में बुजुर्ग की मौत हुई है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। रामप्रसाद मौर्य नामक बुजुर्ग बताए जा रहे हैं जिनकी हादसे में मौत हुई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
कि बुजुर्ग स्कूटी से आ रहा था और बस यहाँ पर पार्किंग है, एजेंसी काफ़ी सारी बनी हुई है रोड के किनारे, तो गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और बुजुर्ग को उससे टक्कर लगी है। इसमें अभी प्राथमिक रूप से सूचना मिली है कि इसमें बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में थाना प्रभारी को विस्तृत विवेचना करने के निर्देश दिए कि बुजुर्ग स्कूटी से आ रहा था और बस यहाँ पर पार्किंग है, एजेंसी काफ़ी सारी बनी हुई है रोड के किनारे, तो गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और बुजुर्ग को उससे टक्कर लगी है। इसमें अभी प्राथमिक रूप से सूचना मिली है कि इसमें बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में थाना प्रभारी को विस्तृत विवेचना करने के निर्देश दिए। और इस बीच दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पत्र सामने आया है। सोशल मीडिया पर जयराम रमेश ने पत्र को पोस्ट किया है और मोदी काल में आर्थिक विफलता का एक नया रिकॉर्ड बना है, ये बातें कही जयराम रमेश ने। 45 साल की उच्च बेरोजगारी दर, जयराम रमेश ने कहा कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर देखने को मिली है और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं जयराम रमेश। बता दें कि कांग्रेस सांसद हैं जयराम रमेश, जिन्होंने पत्र लिखा और सोशल मीडिया पर जयराम रमेश ने पत्र को पोस्ट किया है। मोदी काल में आर्थिक विफलता का एक नया रिकॉर्ड, 45 साल की उच्च बेरोजगारी दर, जयराम रमेश ने लिखा है। और इसी बीच जयपुर से खबर, जहां कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मानसून की तैयारियों की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। पौधरोपण के विषय पर विचार विमर्श किया गया। यह अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय बनी हुई है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बैठक आयोजित की गई और मानसून की तैयारियों की व्यवस्था पर भी चर्चा इस बैठक में की गई। और इस बीच पौड़ी से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे। बता दें कि विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की गई और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। विकास कार्य, जन समस्या और मानसून से निपटने की चर्चा हुई। 133 करोड़ की विकासीय योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विकास कार्य, जन समस्या, मानसून से निपटने पर चर्चा की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे और इस दौरान तमाम कार्यक्रम में शामिल हुए। विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और मध्य प्रदेश में दूसरी बार मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन इस दौरान एक चूक हो गई। रामनिवास रावत राज्य के मंत्री की जगह राज्य मंत्री बोल गए और इसे लेकर राजभवन में सफाई आई कि रावत ने राज्य के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अब एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हो गए हैं और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस से नाराज चल रहे श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में आमद दी थी और इससे ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। फिलहाल रावत ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है और साथ ही मंत्री बनने के बाद उनका इस्तीफा तय हो गया है। अब एमपी सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सहित कुल मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। जो भी मुझसे संभव होता जाएगा और जो आवश्यकता उस क्षेत्र के काम के लिए होंगे वो काम मैं करवाऊंगा। नहीं, कैबिनेट मंत्री के रूप में, कैबिनेट में अब मैं भी तो खुद बोल रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री के रूप में रहूंगा। वो राज्य मंत्री नहीं कहा, राज्य के मंत्री। वो सीएम का विशेषाधिकार है, जो भी विभाग देंगे उस विभाग में। माननीय रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में
कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। एक अनुभवी नेता मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे, उनको मेरी शुभकामनाएं। तो पहले कैबिनेट मंत्री रहती दिग्विजय सिंह के टाइम, इसलिए मैंने कहा ना कि एक अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी नेता का काम मध्य प्रदेश के विकास में काम आए। वैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया होती है वो करेंगे, उनको सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी, प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए सदस्य का आगमन हुआ है। रावत सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वे चंबल अंचल के श्योपुर जैसे विकास की संभावना वाले जिले को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनके अनुभव का लाभ पूरे मंत्रिमंडल और सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राजभवन में श्री रामनिवास रावत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में ये बात कही है। रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी, प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से। और दिल्ली के 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। और नई दिल्ली आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के एमएलए दिलीप पांडे ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 शिक्षकों का अनुचित ट्रांसफर ऑर्डर रुका। और दिलीप पांडे ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली में शिक्षकों की समस्या को लेकर कई खुलासे किए हैं। 5006 शिक्षकों का रातों रात जो तबादला हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों ने देखा, सभी शिक्षक संगठनों ने देखा कि वो तबादला दिल्ली की शिक्षा मंत्री के लिखित निर्देश में मना करने के बावजूद हुआ। यह समझाने के बावजूद कि बाकी सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों से दिगर परिस्थितियां होती हैं एक शिक्षक की, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां उसके लिए जरूरी होता है एक ही जगह पे टिक के पढ़ाना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। और इस बात को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी स्टैब्लिश करते हुए कहती है कि इस तरह से तबादले शिक्षकों के नहीं होने चाहिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तबादले हुए। आम आदमी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। दिल्ली के शिक्षकों के हक और इंसाफ की आवाज तो बुलंद की ही। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो 16-17 लाख परिवारों के बच्चे पढ़ रहे थे, उनके भविष्य की, उनके पठन पाठन अध्ययन अध्यापन की चिंता करते हुए भी आम आदमी पार्टी ने इस ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने की मांग की और सरकार से निवेदन किया कि सरकारी हस्तक्षेप के जरिए किसी भी प्रकार से यह जो ट्रांसफर हुआ इसको रोका जाए। और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। 5
और दिल्ली में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 45 सीटें पार का नारा दिया था, लेकिन 8 सीटों पर ही सीमित रह गए थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के षड्यंत्र बीजेपी लगातार करती आ रही है, चाहे वह अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना हो, चाहे वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश रही हो, मंत्री आतिशी ने कहा कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं, अगर बीजेपी को 2025 में एक सीट भी आ गई तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने यह लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र आज देश के सामने आ गया। और खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।